In the Skin of a Lion. Beautiful novel. It was written by Mr. Philip Michael Ondaatje. He is a Sri Lankan born Canadian novelist. This novel was published in 1987 and genre is a postmodern novel, and historiography has been used in this novel, in which the different events in the history of Canada has been discussed, like industrialization, depression time period, unemployment, and also the immigrant problems and immigrant issues like unemployment, violence of the police against these lower class workers that were coming from the Europe and other parts of the world. So also depicted the different classes. One is the upper middle class and the second one is the lower class worker, and also discuss the issues of isolation, alienation, inequality, dehumanization in this novel. अगर हम इसके टाइटल को देखें, इन द स्किन ऑफ अ लाइन, इट वॉज टेकन फ्रॉम द एपिक ऑफ गिलगमेश, और प्रोटैगनिस्ट इस नावल का है मिस्टर पैट्रिक लुइस. ही इज़ अ इमिग्रेंट. और अगर आप एपिलॉग को देखें, बिकॉज उसका हाफ पेज जो है प्रोलॉग पर मुश्तमिल है, जिसमें एक आदमी एक बच्ची के साथ, जो यंग गर्ल है उसके साथ ड्राइव कर रहा है, और ही वॉज टेलिंग हिज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नी, जो उसका टाइम पीरियड जो उसने कनाडा में स्पेंड किया उसके बारे में उस यंग गर्ल को सब कुछ बता रहा है. सो if we will discuss about the epilogue, I will let my hair grow long for your sake, I will wander through the wilderness in the skin of a lion. ये वो लाइन्स है जो कि गिलगमेश ने उस वक्त कही जब उसने अपनी ज़िंदगी को, जो लाइफ स्टाइल है, उसको खैराबाद कहा आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड लाइक इन कीडो. सो इट्स अ थीम ऑफ रीटेलिंग एंड ऑल्सो यू कैन से स्टोरी टेलिंग. जो थीम है यहाँ पे आता है. रीजनिंग वॉज दैट कि आप प्रोलॉग में देखोगे कि वो आदमी अपने साथ जो यंग गर्ल है उसको अपनी ज़िंदगी के बारे में बता रहा है, और वो आदमी जो है ही इज़ अ पैट्रिक लुइस और ही इज़ अ इमिग्रेंट. अब पैट्रिक लुइस को बताने से पहले, इसके करेक्टर को डिस्कस करने से पहले मैं बताऊंगी कि 3 पार्ट्स पर ये नावल मुश्तमिल है, और हर पार्ट जो है मुख्तलिफ हिस्सों पर, मतलब एक पार्ट के कई चैप्टर्स हैं. ठीक है. और फर्स्ट जो पार्ट है, अगर हम देखें, ही ग्रोज अप इन द कंट्री साइड इन द ईस्टर्न ओंटारियो. अब कनाडा के अंदर एक कंट्री साइड, एक रूरल एरिया, वहाँ पे से ग्रो अप हुआ है वो प्रोटैगनिस्ट जो पैट्रिक है. अब वो यहाँ अपने बाप हेजन के साथ रह रहा है. हेजन इज़ द फादर ऑफ द पैट्रिक, और जो स्टार्ट में एक कैटल हर्डर था, लेकिन ऐसा होता है कि फॉरेनर्स उसके जो एरिया में आते हैं और फिर वहाँ पे वो उनकी हेल्प आउट करता है, और उसका जो प्रोफेशन है कैटल हर्डर से कन्वर्ट हो जाता है जो जैम लोड करने, जो आप कह सकते हैं जो ट्रीज़ वगैरह को डायनामाइट के थ्रू एक्सप्लोजिव मटेरियल इस्तेमाल करके रास्ते को क्लियर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसने उसे एज अ प्रोफेशन के तौर पर अडॉप्ट कर लिया. वी आर डिस्कसिंग अबाउट द हेजन लुइस. अब यहाँ पे हिज फादर हेजन लुइस, he was the first person in the region who used the dynamite to dislodge the jam logs in the river. ठीक है. वहाँ आपको अंदाज़ा है कि कनाडा के अंदर कितनी ठंड, थरथराती हुई सर्दी होती है, तो वो क्या कहते हैं, रिवर के अंदर जाते थे और फिर उसके बाद वो डायनामाइट एक्सप्लोजिव मटेरियल को इस्तेमाल करके फिट करके जो रिवर्स के अंदर जो फ्लो को जो है रवां करते थे. ही वॉज एक्सपर्ट इन हिज टास्क, और यही जो टेक्निक थी जो पैट्रिक लुइस ने अपने फादर से इनहेरिटेंट की. मतलब फादर के बाद उसने भी उस स्किल में महारत हासिल की. व्हेन द कंपनी आस्क्ड टू यूज़ इट इन द फेल्सपर माइन ही वेंट डाउन टू फार. अब एक बात बताऊं कि वो जब एक्सप्लोजन्स करता था तो उसकी डेथ हो जाती है माइनिंग के अंदर गहराई में जाने की वजह से, क्योंकि वहाँ कंडीशन बहुत ज़्यादा हार्श थी. जो लोअर क्लास वर्कर्स थे उनको फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड की जा रही थी, एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन भी किया जा रहा था और उनको सप्रेस्ड भी किया जाता है. यहाँ पे आपको बताऊँ, जब उसके फादर की डेथ हो जाती है, ठीक है, वो कंट्री साइड को मूव करके जो है सिटी के अंदर आता है.
एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताऊंगी कि उस वक्त जब वो सिटी के अंदर आता है उस वक्त उसकी एज 21 ईयर्स होती है, ठीक है। अब यहाँ पे जो फर्स्ट जॉब वो अडॉप्ट करता है वो एक डिटेक्टिव की जॉब होती है, और उसे ये जॉब जो है मिस जो एक एक्ट्रेस होती है, रेडियो में एक एक्ट्रेस काम करती है, क्लैरा डिकन्स, वो उसे देती है, जो अपने फॉर्मर लवर को सर्च आउट करने के लिए, जो कि एम्ब्रॉस स्मॉल है, ठीक है। अब यहाँ पे जब वो उसे सर्च आउट करने के लिए देती है तो उसका लवर उस वक्त मौजूद नहीं होता। दे डेवलप द इंटीमेट रिलेशनशिप विद ईच अदर, और फिर उसके बाद ऐसा होता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है, जो पैट्रिक है वो तो सीरियस हो जाता है, लेकिन जो क्लैरा डिकन होती है, शी इज़ सच काइंड ऑफ अ पर्सन जो कि कंज्यूमरेट रिलेशनशिप को प्रेफर करती है। मीन ऐसा बंदा जो कि जिसके लिए रिलेशनशिप्स मैटर नहीं कर रहे होते, मतलब एक बंदा आया, दूसरा बंदा गया, आया गया, उसके आने जाने से उसे उसकी लाइफ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। सिमिलरली अब ये होता है कि जब एम्ब्रोस स्मॉल वापस आता है तो उसे खैराबाद कह देती है, किसको? पैट्रिक को। आगे से वो उसको कहती है डोंट वरी पैट्रिक, थिंग्स फिल इन, पीपल आर रिप्लेस्ड। ये उसका पॉइंट ऑफ व्यू था, कंज्यूमरिस्ट थी वो, इसी वजह से इस थिंकिंग के तहत वो ज़िंदगी को गुजार रही थी। थ्रू आउट ऑफ हिज लाइफ ही enjoyed the isolation, and he spent the time in observing the moths, the groups of the insects को कहा जाता है, ठीक है, जैसे बटरफ्लाइज हैं, डिफरेंट जो इंसेक्ट्स हैं उनको, क्योंकि खामोश रहता था। फादर जो था, हेजन वॉज अ गुड फादर, बट ही वॉज नॉट अ गुड कम्युनिकेटर, यू कैन से कि अपने बेटे और उसके दरमियान रिलेशनशिप जो था ना, आप कह सकते हैं एक साइलेंट रिलेशनशिप की तरह वो वर्कआउट कर रहा था। लेकिन ऐसा नहीं था कि वो उसे प्यार नहीं करता था, उसे बहुत मोहब्बत करता था। तो इसी तरीके से जो उसका ज़्यादातर टाइम था पैट्रिक का, ऑब्जर्वेशन में स्पेंड होता, रीडिंग बुक्स में वो अपना टाइम स्पेंड करता, या फिर लोगों को ऑब्जर्व करता, वॉचिंग द अदर पीपल। ही कीप्स फाइंडिंग एंड लॉसिंग द पार्ट्स ऑफ हर एज इफ ओपनिंग अ ड्रॉर टू डिस्कवर अनदर मास्क। पहले ही उसकी आइसोलेटेड लाइफ थी, उसके बाद क्लैरा डिकन के बाद थोड़ा सा चेंज आया लाइफ के अंदर, फिर उसके बाद दोबारा वो लोनलीनेस का शिकार हो गया। अब वो क्या करता था कि वो जब ड्रॉर को सर्च आउट करा था तो ये उसने लाइन्स से कोट की। सेकंड पार्ट में जब वो उसकी लाइफ से क्लैरा डिकन चली जाती है, ठीक है, सेकंड जो पार्ट है। अब यहाँ पे एक बात बताऊँ कि क्लैरा डिकन्स जो होती है उसे अपनी फ्रेंड जो होती है वो भी एक एक्ट्रेस होती है, एलिस गेल, उससे इंट्रोड्यूस करवाती है, ठीक है। और एलिस गेल के बारे में बताना चाहूँगी, एलिस गेल गेल जो थी स्टार्ट में एक नन थी। जब ब्रिज की कंस्ट्रक्शन हो रही थी, ऐसा होता है कि जो नन्स थी, जो सिस्टर्स थी, गुजर रही थी, तो उससे ये होता है कि वो नीचे गिर जाती हैं। जब नन ब्रिज के ऊपर गुजरते हुए तेज़ विंड की वजह से नीचे गिर जाती है, ठीक है, तो वहाँ एक फियरलेस वर्कर जो होता है जिसका नाम निकोलस टैमलकॉफ होता है, वो उसे बचाता है, क्योंकि वो बहुत ब्रेव होता है और ज़्यादातर जो टास्क जो होता है एयर के अंदर वो परफॉर्म कर रहा होता है। अब यहाँ पे मैं इम्पॉर्टेंट चैप्टर दी ब्रिज को डिस्कस करूँगी। जो ब्रिज होता है वो कंस्ट्रक्ट हो रहा है, और इस कंस्ट्रक्शन के ड्यूरेशन में ही नन वाला वाक़या भी होता है, और साथ साथ इस ब्रिज का जो नेम होता है ब्लोर स्ट्रीट वाइडक्ट होता है। अब यहाँ पे ऐसा होता है कि दोनों के दरमियान थोड़ी सी अफेक्शन डेवलप होती है, रेस्टोरेंट में मिलते हैं एलिस और जो निकोलस होता है उसके दरमियान। लेकिन जो एलिस होती है, चूँकि क्रिश्चियनिटी में आप इंटीमेसी डेवलप नहीं कर सकते, तो जब रिलेशनशिप ऐसा होता है तो वो ननरी छोड़ के एक कॉमन मैन की या कॉमन पर्सन की जो लाइफ होती है वो स्पेंड करती है। फिर अब ऐसा होता है कि 3 साल का अरसा गुजर जाता है। हम पैट्रिक लुइस की तरफ आते हैं। पैट्रिक लुइस डिप्रेशन में, आइसोलेशन में है, इर्द गिर्द जो है, ऑल्दो के पहले ही आइसोलेशन में अपने फादर के साथ ज़िंदगी गुजार चुका था। फिर मैसिडोनियन वर्कर्स थे, उनके साथ, कम्युनिटी के साथ जब वो सिटी में आता है, टाइम गुजारता है, उनके साथ भी कम्युनिकेशन उसकी इतनी अच्छी डेवलप नहीं हो पाती, ठीक है। तो ये सब चीज़ें चल रही थी, ऊपर से क्लैरा डिकन्स वाला वाक़या, ट्रेजेडी उसके साथ हो जाती है। अब उसके 3 साल बाद एलिस गिल जो है, जो उसके साथ उसका इनकाउंटर होता है, और उसे वो बहुत ज़्यादा इनकरेज करती है, बहुत ज़्यादा जेनरस पर्सनैलिटी होती है, एम्पैथेटिक होती है, और इनकरेज करती है कि दोबारा जो है जो अपनी सेकंड जॉब होता है उसे कंटिन्यू कर लेता है, जो कि एक वर्कर के तौर पर, डायनामिक वर्कर के तौर पर स्टार्ट होता है उसका न्यू।
और फिर उसके बाद ऐसा होता है कि आहिस्ता आहिस्ता उनके दरमियान इन्फेक्शन डेवलप, इसी तरह एलिस गिल और साथ ही पैट्रिक के दरमियान में। अब एलिस गिल की एक बेटी होती है जिसका नाम हना होता है। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड हम एलिस गिल का देखते हैं कि एलिस गिल और केटू जो उसका फॉर्मर और डिसीज्ड जो लवर होता है उससे उसकी बेटी होती है। और जो केटू होता है वो बेसिकली जो वर्कर्स होते हैं उनके राइट्स के लिए आवाज़ उठाता है, यूनियन ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करता है, और जो फिनिश्ड जो फॉरेनर्स होते हैं वो उसे कत्ल कर देते हैं। ठीक है। अब उसे याद आता है पैट्रिक को कि जब वो 15 साल का होता है तब यही वो फॉरेनर्स थे जो आते हैं और उसके बाप से वो जो ट्रीज़ की जो है लॉगिंग वगैरह से रेलिवेंट जो काम जो डायनामाइट का होता है वो उससे करवाते हैं, और जहाँ से उसके बाप का डायनामाइट का जो एक प्रोफेशन होता है वो स्टार्ट होता है। सो यहाँ पे अब ऐसा होता है 2 साल बड़े ही अच्छे खुशगवार गुजरते हैं। 2 साल बाद ऐसा होता है कि वर्कर्स की डेमोन्स्ट्रेशन हो रही होती है। जब वर्कर की डेमोन्स्ट्रेशन हो रही होती है तो जो एलिस गिल होती है बाय मिस्टेक जो है एक सूटकेस उठा के ले जाती है, और वो जो होता है डायनामाइट सूटकेस होता है जिसकी वजह से उसकी जो है जान चली जाती है। अब जो पैट्रिक हमारा जो प्रोटैगनिस्ट है वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होता है, फ्रस्ट्रेटेड होता है, रिवेंज लेना चाह रहा होता है। अब वो क्या करता है, वो उसके जहन में एक ख़ास किस्म का एक प्लान आता है, और वो एक बॉम्ब जो कहते हैं ना, एक होटल होता है टोरंटो के अंदर। ठीक है, टोरंटो के अंदर एक होटल होता है, उसे बम के साथ उड़ाने की कोशिश करता है। ठीक है, जिसका नाम होता है मस्कूका। ऑल्दो कि वो ऐसा नहीं कर पाता और उसे 5 साल के लिए जेल हो जाती है। अब जेल में ऐसा होता है कि उसके जो साथ रहने वाले लोग होते हैं उसके साथ मिल के वो अस्केप करने की कोशिश करता है और कामयाब हो जाता है। ठीक है, अगर आप सारी स्टोरी को देखें तो बड़ी ही लूजली क्रोनोलॉजिकल नरेशन है इसकी। ठीक है, एक इवेंट को दूसरे इवेंट के साथ आपस में जोड़ने की कोशिश की है, लेकिन इतने ज़्यादा आप कह सकते हैं स्ट्रॉन्गली वोवन स्टोरी नहीं है। ठीक है, अब वो दोबारा वहाँ से फ़रार होके जो कमिश्नर हैरिस है उससे बदला लेना चाह रहा है। ठीक है, क्योंकि जो कमिश्नर हैरिस है वो अपर मिडिल क्लास जो अमीर लोग हैं उन पे कहते हैं ना उनको डिपिक्ट कर रहा है, उनको एक तरह से पोर्ट्रे कर रहा है उस क्लास को, और उसका जो मेन पर्पस होता है अर्निंग होती है, और वो कंस्ट्रक्शन में हाई मटेरियल और जो वर्कर्स होते हैं उनकी सेफ्टी उनकी हार्श कंडीशन को कंसिडर नहीं करता। इसी तरह ये जब सारी चीज़ें चल रही होती हैं तो वो उसे बदला लेने की कोशिश करता है, उसे कत्ल करने की कोशिश करता है, लेकिन जो कमिश्नर हैरिस होता है वो उसे पुलिस के हवाले करने की बजाय उसे जो है हॉस्पिटल में दाखिल करवा देता है। ये वो लिटिल बिट आइडिया जिससे आपको चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में हेल्प आउट होगी। इसी तरीके से ये लिस्ट है मेन करेक्टर्स की। ये कुछ करेक्टर्स है, अगर हम इसके थीम्स को देखें, द वर्किंग क्लास वर्सेस द रिच, बेसिकली कैपिटलिज्म का इम्पैक्ट आपको नजर आएगा यहाँ पर। इट पोर्ट्रेज द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लोअर वर्किंग क्लास एंड द मिडिल कैपिटलिस्ट ग्रुप। जैसे कि कमिश्नर हैरिस था वो मिडिल कैपिटलिस्ट ग्रुप था में कंसिडर होता है ये करेक्टर, और वर्किंग क्लास हु बिलोंग टू अ मैनुअल लेबर। लोअर क्लास है उनकी हेल्थ के इश्यूज़ हैं, और उनकी जो ज़िंदगी हर वक्त ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में रहते हैं। उनको जो टनल्स होते हैं बड़े बड़े ब्रिजेस के अंदर अंडरग्राउंड काम करना पड़ता है। और जैसा कि जो पैट्रिक का जो फादर हेजन था उसकी भी डेथ इसीलिए होती है कि बहुत नीचे गहराई में जाकर उसने डायनामाइट फिट करना होता है, तो नीचे बहुत ज़्यादा गहराई में जाने की वजह से जो है आपको पता है कि वहाँ ऑक्सीजन की भी कमी हो जाती है, और फिर जो है ब्लास्ट होने का भी ख़तरा। तो इस इंसिडेंट की वजह से हेज़न की डेथ हो जाती है। सो मतलब अनफेवरेबल कंडीशन में वो काम कर रहे हैं। इमिग्रेंट जो कि दूसरे कंट्रीज़ में आए हैं कनाडा में, जो उनकी इकॉनमी में रोल प्ले कर रहे हैं, उनकी कंस्ट्रक्शन में रोल प्ले कर रहे हैं कनाडा के ब्रिजेस, और इवन के डेंजरस जो टनल वगैरह का जो वर्क होता है जाने में लगा के पत्थरों को कहते हैं ना तोड़ा जाता है, रिवर्स के अंदर जो रास्ते बनाए जा रहे होते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें इट्स वेरी डेंजरस।
लेकिन कोई भी गवर्नमेंट जो थी उन्हें कोई भी किस्म की जो राइट्स थी वो प्रोवाइड नहीं कर रही थी। द नॉवल डिपिक्स द पुअर कंडीशन वर्किंग क्लास लाइक लो वेजेस एंड इनइक्वलिटी। तन्हाई भी थोड़ी हैं। और एग्जाम्पल इन द पैट्रिक चाइल्डहुड नेमलेस लोगर कम एंड गो विद द विंटर वर्किंग इन द अनसेफ टेम्परेचर एंड कट एंड ट्रांसपोर्ट वुड। किस तरीके से लोगर जो लकड़ी काटने वाले होते हैं, हार्श किस्म के चिल किस्म के इन्वायरमेंट में काम कर रहे होते हैं, टेम्परेचर हाई होता है, और मतलब आप हाथ भी नहीं एक दूसरे, आप टच भी नहीं किसी चीज़ को करते और कर सकते, लेकिन वो इतनी हार्श कंडीशन में वर्किंग कर रहे होते हैं, कटाई वगैरह का काम करते हैं। ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रिंस एडवर्ड ब्रिज वर्कर्स वर सो नंबरस एंड इम्पर्सनल एज वेल एज इजीली ब्रेकेबल एंड सब्सिट्यूटेबल दैट आर एसोसिएटेड विद टूल्स। अब ये होता था कि उनको इस हद तक बैड कंडीशन में काम करना पड़ता था, समटाइम उनका रैकेट भी नहीं रखा जाता था कि चलो अगर मर गया, खप गया, चलो उससे जान छूट गई। अ मैन इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ हैमर ड्रिल एंड फ्लेम। किस तरीके से वो जो ह्यूमन बींग्स को सब्सिट्यूट कंसिडर किया जा रहा था, उनसे जिस हद तक हो सकता था काम लिया जाता था। यहाँ तक कि बाज़ लोगों को जो अंडर वाटर ठंडे पानी, यख पानी में काम करते हुए निमोनिया हो जाता था, कुछ लोग ऑन जॉब मर जाते थे, कुछ लोग ब्रिजेस जो बना रहे होते थे उसकी कंस्ट्रक्शन के ड्यूरेशन में गिर के मर जाते थे। ये वो सर्कमस्टेंसेज हैं वो जो वर्किंग क्लास को फेस करने पड़ रहे थे, जो यूरोपियन और अदर कंट्रीज से इमिग्रेंट थे, कनाडा में जो सेटलर थे एज अ वर्किंग क्लास के तौर पे काम कर रहे थे इन अ वेरी पुअर कंडीशन। As a consequences of hardship and environment, they were exposed to the sculpture in the factories, salt and the acid in the tanneries. So ये उसकी conditions थी। इसके अलावा when Patrick confront the कमिश्नर हैरिस, इसको और कमिश्नर हैरिस का आपस में काफ़ी ज़्यादा इनकाउंटर वगैरह होता है और आपस में जो है कहते हैं ना बॉइलिंग टॉक्स होती हैं। विद द नंबर ऑफ मैन डाइड वाइल बिल्डिंग द टनल, के कितने वो उसको बताता है कि कितने लोगों की मर गए हैं। हैरिस ओनली से देयर वाज नो रैकेट कैप्ट। एंड इसी तरह हैरिस क्लोथिंग एंड मटेरियल ही चूजेस फॉर हिज कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट कोस्ट मोर देन द सम ऑफ द मैनी वर्कर्स। और उसकी जो लेविशली लाइफ जो स्पेंड कर रहा था कमिश्नर हैरिस, वो उसकी जो कपड़ों की प्राइस इतनी ज़्यादा थी कि उससे आप समझेंगे कई वर्कर्स की सैलरीज उससे आप उसे दे सकते थे, प्रूविंग दैट ही इज़ लिविंग ए लग्जोरियस लाइफ दैट द वर्कर कुड नेवर ड्रीम। State was not protecting the weak population, especially the lower working class, reinforcing the exploitation of workers। और इवन पुलिस को इजाज़त थी कि वो वायलेंस, अगर वो जो भी प्रोटेस्ट वगैरह करें तो उनके खिलाफ वो जो है उनको दबाने के लिए, उनको एक्सप्लॉइट करने के लिए जो हरबे हो सकते हैं इस्तेमाल करें। पुलिस चीफ प्रपोज अ न्यू लॉ फॉर प्रोहिबिटिंग द फॉरनर्स फ्रॉम ऑर्गेनाइजिंग द पब्लिक मीटिंग। ठीक है, अब इकट्ठे ना होने दें। पुलिस का ये काम बना दिया उन्होंने कि जो हो सकता है आप अप्लाई करें स्ट्रिक्टनेस करके, इनको जो है इस किस्म की जो चीज़ें उनसे रोकें। द पर्पस टू स्टिफल द कोज ऑफ वर्किंग क्लास टू प्रोटेक्ट देयर राइट्स। Cato is the political activist who was killed by the businessman to keep him away from the organizing the worker politically। वो ऑर्गेनाइज कर रहा था एक स्ट्रेंथ के तौर पर। हमेशा याद रखें कि लोग जो है लोगों की जो वर्कर्स की स्ट्रेंथ को इकट्ठा होने से रोकते हैं ताकि कि वो अपने राइट्स के लिए ना बोल सकें। Ironically, Cato's former lover Alice Gull died in the violent way when she was mistakenly carried a bomb, likely designed by the working class activities। इसी तरीके से वर्किंग क्लास वर्सेस अगर रिच के दूसरे एग्जांपल्स देखें इस नावल के अंदर, अगर हम डिस्कस करते जाएं तो हम देखेंगे पैट्रिक ऑर्गेनाइज द डेंजर ऑफ अलाउइंग द आइडियोलॉजी। कौन सी आइडियोलॉजी? फॉर देयर राइट्स और एनी ग्रैंड प्रोजेक्ट टू डिसरिगार्ड द वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल लाइफ। वो हमेशा लोग जो वर्कर्स हैं उनके राइट के लिए बोलता था, उनकी ज़िंदगियों के लिए बोलता था। द ट्रबल विद द आइडियोलॉजी एलिस इज़ दैट इट हेट्स द प्राइवेट, यू मस्ट it human। Alice said, I don't think I'm big enough to put someone in the position where they have to another। In the Skin of Lion, the writer highlighted the voices of voiceless people who are marginalized in the society, who is the working class, and these are the Patrick and the other people, and he shows the sympathy, empathy and respect and dignity for these people। It is necessary for the individual growth। जब तक आप इस कहते oppressed suppressed लोगों को स्पार्टन लोगों को आवाज़ नहीं देंगे, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी एंड द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री। पैट्रिक स्ट्रगल फॉर द इक्वलिटी ऑफ ऑल द ह्यूमन बीइंग रिगार्डलेस ऑफ द सोशल स्टेटस। तो माइकल ओंडाजी ने उन लोगों को हाईलाइट किया कि जो लोग इग्नोर हो रहे, मार्जिनलाइज, सप्रेस्ड हो रहे थे सोसाइटी, कैनेडियन सोसाइटी में, ठीक है, कैपिटलिस्ट सोसाइटी के अंदर, कम्युनिटी एंड इमिग्रेंट कल्चर। पैट्रिक हु ब्रॉट अप इन द हार्श कंट्री साइड ऑफ ईस्टर्न Ontario and he moved in to Toronto, belonged to urban lower class। at the age of 21 वो migrate करके country side से आ जाता है। Now in the city he was a new
Even to himself, the past looked away. He was attracted to the vibrant community of European immigrant around him. He realized that डिस्पाइट बीइंग कैनेडियन, अगर आप बेहतर है कि अपने इर्द गिर्द जो लोग मैसेडोनिया के दूसरे लोगों उनके साथ कम्युनिकेशन करें। और आपको मैं पहले बताऊं, उसकी पर्सनैलिटी ऐसी थी कि उसने लोनली लाइफ आइसोलेशन में गुजारी थी, ज़्यादातर ऑब्जर्व करता था। सो इट्स अ न्यू थिंग, सिटी लाइफ इज़ ऑलवेज बिजी एंड हसल एंड बसल, ईच एंड एवरीथिंग इज़ गोइंग ऑन इन द सिटी लाइफ। अब जनाब यहाँ पे जब वो सिटी लाइफ के अंदर आ रहा है तो फॉरेन इमिग्रेंट वर फीलिंग रूटलेसनेस एंड एक्सरसाइजिंग द सोलेटरी एंड इम्पर्सनल लाइफ लाइक पैट्रिक लॉयस। सो बेसिकली वो उन लोगों की प्रॉब्लम्स को हाईलाइट कर रहा है कि किस किस तरह से वो लोग प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, ऑल्दो कि वो सिटी लाइफ में है लेकिन उनका कम्युनिकेशन नहीं, कोई उनकी आइडेंटिटी नहीं है, कोई उनका फैमिली बेस कोई बैकग्राउंड नहीं है। सो Patrick failed to develop a strong sense of identity, whether national or family base. Among us, these stranger, he was alien. So basically सिर्फ पैट्रिक लोइस को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा ये नावल, वो सारे वर्कर्स को, इमिग्रेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है जो यूरोप से या डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड लाइक श्रीलंका या और कंट्री से भी आए हैं। तो उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स कनाडा में फेस करनी पड़ रही, ऑल्दो दे आर कंट्रीब्यूटिंग and participating in the development of city and modern society, and foreign immigrant were feeling loneliness and he knows that कौन, पैट्रिक जो था, ऑल्दो कि वो क्या करता था, उसकी एक हैबिट होती थी मोस्टली टाइम वो जो पीचेस का पीच जो होते हैं, जो फ्रूट्स होते हैं, उसको ऑर्डर दिया करता था ऑन फ्राइडे को। सो हु नोज लिटिल बिट अबाउट द लोकल मैसेडोनिया स्टोर ओनर। इतना आइसोलेशन थी कि आपस में कम्युनिटी आपस में जो थी आपस में मेल जोल नहीं करती थी। दैट ही ऑलवेज ऑर्डर द पिचेज ऑन फ्राइडे, ही फील्स आइसोलेटेड इन द सिटी life, disconnected from the people, ashamed they could discover so little about him, he had reduced himself almost to nothing. इसी तरीके से अगर आप देखें, पैट्रिक जो है प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेकिंग द मार्जिनलाइज मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी प्राउड ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन टू कैनेडियन नेशन। क्या कर रहा था कि लोगों को रियलाइजेशन करना चाह रहा था, उनके राइट्स के लिए बोलना चाह रहा था ताकि उनको पता चले कि वो कितने इंपॉर्टेंट है कनाडा की तरक्की के लिए, उसकी प्रोग्रेस में, उनकी सिटी को डेवलप करने के लिए, ब्रिजेस बनाने में, टनल्स बनाने में, बिल्डिंग्स बनाने में कितना अहम रोल वर्किंग क्लास ने किया, जो लेबर थी उसने किस तरह का रोल प्ले किया। व्हेन पैट्रिक शोज द ओल्ड पिक्चर ऑफ द नेकुलस वर्किंग एन इम्पॉर्टेंट ब्रिज इन द टोरंटो, ही फील्स द वर्क he performed as exceptional and Macedonian society played a vital role in the development of modern सोसाइटी, सिटी एंड हिस्ट्री ऑफ कनाडा। कि उसकी वो मैसेडोनिया से उसका फादर आया हुआ था, पीछे से मैसेडोनियन जो सोसाइटी है उसको डिपिक्ट कर रहा है। सो पैट्रिक्स गिफ्ट दैट एरो इनटू द पास्ट शोज हिम द वेल्थ इन हिमसेल्फ, हाउ विल ही बिगेन टू टेल द स्टोरी। मैसेडोनियन कम्युनिटी फील्स लोनली एंड इंस्ट्रेंज इन कनाडा, क्योंकि उनको कोई आइडेंटिटी ना, उनके राइट्स हैं ना, उनके हेल्थ के इश्यूज़ हैं, हार्श कंडीशन में वर्किंग कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू द अदर कम्युनिटीज़। दे लाइक टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज एंड दे ट्राई टू इंडल्ज विद द लोकल सोसाइटी एज़ कम्पेयर टू अदर जो सोसाइटी थी मैसेडोनियन के अलावा, वो क्या करते थे, जल्दी से इंग्लिश लर्न करते थे या थोड़ी बहुत इंग्लिश लर्न करके सोसाइटी के अंदर अपने आप को एक पार्ट बनाने की कोशिश कर रहे होते थे। लेकिन मैसेडोनियन कम्युनिटी जो थी, वर्किंग क्लास जो थी, वो अपने तक ही महदूद हो गई, जिसका उसे प्रॉब्लम आइडेंटिटी की सूरत में फेस करना पड़ा। इसी तरह थीम ऑफ लिटरेचर, इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी। अब ये होता था कि हार्श टाइम के अंदर जो पैट्रिक था वो उन बुक्स को पढ़ता था, लिटरेचर को पढ़ता था, तो वो एट द टाइम ऑफ अनसर्टेनिटी और क्योस जो थी उसे धारस बांधती थी। लेकिन उसने आफ्टर एलिस की डेथ के बाद उसने रियलाइज़ किया कि जो लिटरेचर है इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है रियल लाइफ की निस्बत। सो लिटरेचर ऑलवेज गिव अ कम्फर्ट इन द डिफ़िकल्ट टाइम, वो एडमिट करता था। बट द पैट्रिक रियलाइज दैट द लिटरेचर डज नॉट अल्टर हिज लाइफ, ही फेल टू प्रोवाइड द गाइडलाइन। वो कहता था जो एलिस को दोबारा अपनी ज़िंदगी में चाह रहा था, ठीक है, अपना रिलेशनशिप रिन्यू करना चाह रहा था क्लेरा के साथ, डिकन के साथ, तो उस वक्त भी लिटरेचर कुछ रोल प्ले नहीं कर सका। ही स्टार्टेड रीडिंग द लिटरेरी स्ट्रक्चर ऑफ द लव स्टोरीज। पैट्रिक बिलीव इन द आर्किक वर्ड लाइक अ बीफॉल एंड डोम, ठीक है, इस किस्म के जो वर्ड्स थे उन पर बिलीव करता था। ब्रिंग हिज बिलव्ड एलिस, गुलना ही वो उसे ला सकता था वापस। ये जो सारी चीज़ें थी उसने उसमें रियलाइजेशन डेवलप की कि दोबारा अपनी पास्ट लाइफ को वो रीस्ट्रक्चर नहीं कर सकता, रिन्यू नहीं कर सकता। लिटरेचर इज़ अ क्रिएटिव आर्ट एंड कंफर्टिंग प्रोसेस इन इट सेल्फ एंड एन एस्केप फ्रॉम द chaos एंड अनसर्टेनिटी।
लिटरेचर इज़ अ वे टू रिस्टोर द पास्ट। लेकिन आप क्या कर सकते हैं लिटरेचर के थ्रू, अपनी जो हिस्ट्री है, अपने प्रीवियस चीज़ें, उनको आप दोबारा रिपीट कर सकते हैं, उसे एज अ गुड मेमोरी के तौर पर ले सकते हैं। ऑल दिस fragments of memory, so we can retreat from the grand story and stumble accidentally upon the luxury, one of those underground poles where we can sit still, those moments, जो मोमेंट्स होते हैं जो कितने कीमती होते हैं इंसानों के लिए, दोज फ्यू पेजेस इन अ बुक वी गो बैक एंड फोर्थ एवर। ठीक है। इसी तरह अगर सिंबल की बात करें, सिंबल डायनामाइट एक सिंबल है जो कि रिप्रेजेंट करता है पैट्रिक की फैमिली लेगेसी को। ठीक है, उसके स्किल, और उसी तरीके से जितने महारत उसके बाप के पास थी, उसी तरह उसने वो ट्रांसफ़र अपने बेटे में भी की थी, पैट्रिक लुइस के अंदर भी की थी। सो हिज फादर लुइस एंड एलिस गोल डाइड ड्यू टू द डायनामाइट। लेकिन ये भी एक हकीकत थी कि दोनों की डेथ इन्हीं वजह से हुई है। नीचे बहुत ज़्यादा वो अंडरग्राउंड गया तो हेजन की डेथ हुई और एलिस ने मिस्टेकनली जो बॉम्ब को उठा लिया। ठीक है, Dynamite thus made the Patrick feel connected to his childhood and his family identity. Grand ideals of justice, equality for all the members of the society. जिस तरीके से जो मिडिल क्लास लाइक कमिश्नर हैरिस था, उसको राइट्स था, लग्जोरियस लाइफ गुजारा था, इक्वल राइट्स हासिल थे इस सोसाइटी, कैनेडियन सोसाइटी के अंदर। सो बेसिकली वो एक तरह से सिंबल था उन सब चीज़ों का कि उनको भी इक्वलिटी दी जाए, मैसिडोनियन वर्कर्स को भी। The only risk he ever took in his life, he blows up a tree with the dynamite instead of chopping it with an axe. From that moment he decided to become. अगर हम उसकी लाइफ को देखें पैट्रिक की, तो वो क्लारा, एम्ब्रोज, एलिस एंड टेमलकॉफ एंड कैटो, ये जो सारे के सारे क्लस्टर थे, मेड अप द ड्रामा विदाउट हिम, एंड ही हिमसेल्फ वाज नथिंग बट अ प्रिज्म that reflected their lives. He searched out things, he collected the things. So it's all about the working class. Basically कनाडा के अंदर जो उनको कंडीशन फेस करनी पड़ी, उसको एक ऐसे करेक्टर जो पैट्रिक लुइस, उसके थ्रू उसने वॉइस देने की कोशिश करी है वॉइसलेस पीपल को। और इसी तरीके से कैनेडियन सोसाइटी में डिफरेंट वर्कर्स की जो हार्श कंडीशन, जो पैथेटिक सिचुएशन है, उसको पोर्ट्रे किया गया। पैट्रिक लुइस था, जब वो कमिश्नर हैरिस को कत्ल करने की कोशिश करता है तो इरादा उसका नाकाम हो जाता है। ठीक है, और वो जो है वहाँ से हॉस्पिटल चला जाता है और कुछ हफ्तों के बाद जो उसकी इंजरीज रिकवर हो जाती है तो क्लारा डिकन्स जो होती है उसको कॉल करती है हेल्प के लिए, क्योंकि एम्ब्रोस जो स्मॉल है उसकी डेथ हो जाती है। तो इसी तरीके से हना बताती है उसे कि उसका फेवरेट बेकर जो है कौन सा है, तो उसे पता चलता है कि ये जो है निकोलस होता है, टेमलकॉफ होता है, वही ब्रिज वर्कर होता है, मैसिडोनियन इमिग्रेंट होता है जो कि एलिस गिल की जान बचाता है। ठीक है, जब वो ब्रिज से गिरती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्टोरी। और इस तरह ड्राइविंग करते हुए वो जो है जो टाउन है मारमोरा, उसकी तरफ मूव करते हैं और 4 घंटे की मसाफत से उन्होंने जाना होता है क्लारा डिकन्स की तरफ। सो इट्स ऑल अबाउट द स्टोरी ऑफ इन द स्किन ऑफ अ लाइन। थैंक यू वेरी मच।